हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ का करंट अफेयर, यानी कि जितने भी आपके टॉप मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जुलाई मंथ के, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, तो इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखना है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के और डिस्कस कर लेते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच ये कौन नियुक्त हुए हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें इंडियन मेंस क्रिकेट टीम की, तो उसके जो नए हेड कोच हैं वो अपॉइंट हुए हैं गौतम गंभीर। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। आपको इसमें ध्यान रखना है कि गौतम गंभीर को अभी मुख्य कोच नियुक्त किया गया है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का। और ये किसका स्थान लेंगे, तो ये इन्होंने स्थान लिया है राहुल द्रविड़ का। राहुल द्रविड़ वो पहले मुख्य कोच थे और अब बन गए हैं गौतम गंभीर। तो देखिए, गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। और पूर्व भारतीय इस्लामी बल्लेबाज यानी कि गौतम गंभीर की बात करें तो 3 साल के अनुबंध पर उन्होंने हस्ताक्षर किए और वो दिग्गज राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल होगा जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2027 तक। तो ध्यान रखना है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच बन गए हैं गौतम गंभीर। कब तक बने रहेंगे, तो 2027 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे अगले 3 सालों के लिए। अगला क्वेश्चन है, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने घर घर सोलर पहल ये किस राज्य में शुरू की है। तो देखिए, अब जो ये पहल है घर घर सोलर, इस पहल की शुरुआत ये की है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने। और कहाँ पर की है, तो ये की है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने। और इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य होगा हर घर को सौर समाधान के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना। तो ध्यान रहेगा, घर घर सोलर ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। फिर है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक ये कौन होंगे। तो देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 जो कि आप सभी को पता है जुलाई से अगस्त तक चलने वाले हैं, तो इसमें भारत के जो ध्वजवाहक होंगे वो होंगे पीवी सिंधु, जो कि महिला वाले ग्रुप को हेड करेंगी। और दूसरे होंगे शरद कमल, जो कि यहाँ पे मेल वाली कैटेगरी को हेड करेंगे। तो ध्यान रहेगा, पीवी सिंधु और शरद कमल, यानी कि बोथ ए एंड बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछे कि महिला वर्ग को कौन हेड करेगा, तब आपका सिर्फ आंसर पीवी सिंधु होगा। और मेल कैटेगरी की बात करें तो ध्वजवाहक कौन होंगे, तो ये होंगे शरद कमल। तो ऑप्शन नंबर डी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करें पीवी सिंधु की, तो 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है। इनका संबंध कौन से गेम से है, बैडमिंटन से है। इसके अलावा अगर हम बात करें शरद कमल की, तो शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और ये कौन से खेल से हैं, ऑब्वियसली टेबल टेनिस से, तो आपको ध्यान रखना है। और यही इस बार के पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। फिर भारत ने रूस के किन दो शहरों में वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है। तो देखिए, बेसिकली अभी आपको पता होगा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो रशिया गए थे, तो उसी में उन्होंने भारत के 2 शहरों, मतलब वहाँ के 2 शहरों में भारतीय दूतावास खोलने की बात की, या फिर आप कहें कि एक तरीके से वाणिज्य दूतावास वहाँ पे खोलेंगे। तो वो कौन से 2 शहर हैं, तो ध्यान रहेगा वो 2 शहर हैं आपके कजान और येकातेरिनबर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको इसमें ध्यान रखना है कि कजान और येकातेरिनबर्ग जो कि रशिया के 2 सिटी हैं, वहीं पर ही 2 दूतावास यहाँ पर खोले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत ने रूस के साथ यात्रा और व्यापार को और बढ़ावा देने के लिए रूस के कजान और येकातेरिनबर्ग शहरों में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय लिया। इससे पहले भारत के 2 वाणिज्य दूतावास ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे, जो कि पहला था आपका सेंट पीटर्सबर्ग में और एक है वहाँ पे व्लादिवोस्तोक में, और 2 अब और खुलेंगे कजान में और येकातेरिनबर्ग में। और इसी के साथ में रशिया में भारत के 4 वाणिज्य दूतावास वहाँ पर हो जाएंगे। फिर आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है। तो देखिए, आगामी यानी कि जो आने वाले पेरिस ओलंपिक है उसमें भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक ये है अडानी ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे कि अडानी ग्रुप जो है बेसिकली वो भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक, यानी कि देखिए स्पॉन्सर तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो मेन स्पॉन्सर है इंडियन कंटिजेंट का, तो वो है यहाँ पर अडानी ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा।
और ये कब से कब तक होगा, तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 के बीच में इन खेलों का आयोजन होगा। कहाँ पर, पेरिस ओलंपिक में। और ध्वजवाहक मैंने अभी आपको बताया पीवी सिंधु और साथ ही में शरद कमल इस बार के ध्वजवाहक हैं। फिर केंद्रीय बजट 2024-25 से कब पेश किया जाएगा, तो देखिए अगर हम बात करें यूनियन बजट 2024-25 की, तो ये पेश किया जाएगा 23 जुलाई को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। देखिए अभी इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, जिसके बाद में 1 फरवरी को इस बार फुल बजट ना आकर आया था इंतरिम बजट, क्योंकि जब नई सरकार बनने वाली होती है और इलेक्शन होने वाले होते हैं तो वो फुल बजट ना पेश करके करते हैं इंतरिम बजट को पेश। तो इस बार यही हुआ कि 1 फरवरी को इंतरिम बजट पेश हुआ और उसके बाद में अब फुल बजट जो पेश होगा वो होगा 23 जुलाई को। तो ध्यान रहेगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि जब बजट आएगा उसके बाद हम एक सेपरेट वीडियोस पे भी हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपको पूरे जो भी फैक्ट रहेंगे बजट के वो इजली वहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो ध्यान रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया 1 फरवरी 2024 को एक अंतरिम बजट पेश किया गया था और अभी संसद का जो बजट सत्र है वो 27 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक चलेगा। और इस सत्र के दौरान में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो 2024-25 का जो यूनियन बजट है उसको पेश करेंगी और साथ ही में इस बार वो एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम करेगी। लगातार 7 बजट को पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। कौन, ये बन जाएगी आपकी निर्मला सीतारमण। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर पेरिस ओलंपिक 2024 में जो भारत के शेफ डी मिशन के रूप में ये किसे चुना गया है, तो भारत के शेफ डी मिशन के लिए चुने गए हैं कौन, गगन नारंग, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। पहले जो थी वो मैरी कॉम को चुना गया था, हालांकि उन्होंने किसी पर्सनल रीज़न की वजह से इससे पीछे हट गई हैं और अब उनकी जगह स्थान ले लिया किसने, गगन नारंग ने। तो ध्यान रहेगा पेरिस ओलंपिक में भारत के शेफ डी मिशन के रूप में ये चुना गया है गगन नारंग को। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। मैरी कॉम की बात करें तो बॉक्सिंग से संबंधित है, ये भी आपको इसमें पता होना चाहिए। तो ध्यान रहेगा ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग ने भारत के पेरिस 2024 ओलंपिक दल के शेफ डी मिशन के रूप में मुक्केबाजी के दिग्गज मैरी कॉम की जगह यहाँ पर ली है। अब आप मुझे बताओगे कि जो गगन नारंग है इनका संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। पेरिस ओलंपिक की बात करें तो जुलाई से अगस्त के बीच में ये होने वाले हैं। ध्वजवाहक ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें है पीवी सिंधु और साथ ही में शरद कमल। और मुख्य प्रायोजक की बात करें तो वो आता है आपका अडानी ग्रुप। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार यानी कि प्रिंसिपल एडवाइज़र इसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए अगर हम बात करें नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए जो प्रिंसिपल एडवाइज़र अपॉइंट की गई हैं वो हुई हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। और ये इससे पहले बेसिकली जो WHO है यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पूर्व मुख्य वैज्ञानिक भी रह चुकी हैं और साथ ही में पहले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो ध्यान रहेगा कि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ये बन गए प्रिंसिपल एडवाइज़र किस चीज़ की, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किसकी, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम आपको ध्यान रखना है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। फिर किसे व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एस्टोपल प्रदान किया गया। ये जो अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये बेसिकली रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जिससे भी सम्मानित हुए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ऑप्शन नंबर बी आपको उसमें ध्यान रखना है। किसने प्रदान किया, तो राष्ट्रपति जो है रशिया के व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इसको प्रदान किया किसको, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ऑप्शन नंबर बी आपको उसमें ध्यान रखना है कि रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल ये प्रदान किया गया नरेंद्र मोदी को। किसके द्वारा, व्लादिमीर पुतिन के द्वारा जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए उदयगिरी गुफाओं की बात करें तो रिसेंटली जो हमारे देश की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो वहाँ पर विजिट करी तो न्यूज़ में आया। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि उदयगिरी गुफाएं जो है वो बेसिकली लोकेटेड है कहाँ पर, उड़ीसा में। तो ऊ से उड़ीसा और ऊ से ही उदयगिरी, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका इसमें सही हो जाएगा कि उड़ीसा में स्थित है उदयगिरी पहाड़ियाँ।
या फिर आप कह सकते हैं गुफा, ठीक है। तो उड़ीसा के 4 दिवसीय दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा कर रही थी। और उदयगिरी की गुफाओं की बात करें तो हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, जो कि किस लिपि में लिखा हुआ है, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो ध्यान रहेगा, आंसर होगा इसका उड़ीसा। फिर यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो देखिए, यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो रिसेंटली यहाँ पर इलेक्शन हुए थे। ऋषि सुनक ये यहाँ के पीएम थे, जो कि अब यहाँ के पीएम नहीं रहे हैं और इनकी जगह दूसरे आ चुके हैं, जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो वहीं पर ही अभी पहली वित्त मंत्री बनी है यूके की, तो आपको बताना है इनका नाम। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है रेचल स्वीप्स, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, आपको इसमें ध्यान रखना है। देखिए, कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आपने सिर्फ उन्हें पढ़ा होता है, देखा होता है, याद भी नहीं करना होता, तो आपको क्वेश्चंस एग्जाम में ध्यान आ जाता है कि हाँ, इसका क्वेश्चंस का आंसर मैंने ये देखा था। तो बस आप अगर याद भी नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट आप इसको 2-3 बार वीडियो को आपको ज़रूर से देखना है, ताकि जो पूरा जुलाई मंथ का करंट अफेयर है वो आपका अच्छे से यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो ध्यान रहेगा, पहली महिला वित्त मंत्री ऑफ यूके ये बन गई है रेचल स्वीप्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, यूनाइटेड किंगडम में कीर स्टार्मर, जो कि वहाँ के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन्होंने ही रेचल स्वीप्स को देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसे हमारे देश में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन है, वैसे ही वहाँ की जो वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर बनी है वो बनी है कौन, नाम है इनका रेचल स्वीप्स। फिर स्वदेशी लाइट टैंक जिसका नाम है जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ में मिलकर किया है? तो देखिए, जोरावर की बात करें तो इसका निर्माण डीआरडीओ ने लार्सन एंड टर्बो, जिसको हम शॉर्ट में LNT कंपनी के नाम से जानते हैं, इसके साथ में मिलकर किया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है कि डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लार्सन एंड टर्बो के साथ मिलकर स्वदेशी लाइट टैंक जिसका नाम है जोरावर, इसको लॉन्च किया और जल्दी इसका व्यापक परीक्षण भी किया जाएगा। अगर आपसे नॉर्मल भी पूछे कि जोरावर अभी हाल में न्यूज़ में देखा गया तो ये क्या है, तो आपको ध्यान होना चाहिए ये एक स्वदेशी लाइट टैंक है, जिसको किसने डेवलप किया है, डीआरडीओ ने, किसके साथ में मिलकर, LNT के साथ में मिलकर। फिर FATF के रूप में किसकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है? तो देखिए, FATF अध्यक्ष के रूप में अगर हम बात करें तो रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं कौन, एलिजा दे एंड्रा माद्रोजा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें ध्यान रखेंगे कि एलिजा द एंड्रा माद्रोजो को FATF के अध्यक्ष के रूप में अभी फिलहाल नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये किसका स्थान लेंगे, तो वो सिंगापुर के जो टी राजा कुमार है उसका स्थान लेंगी और इन्हें 3 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष का पद यहाँ पर ये संभालेंगे। तो ध्यान रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर आई थिंक बी था वो आपका सही होगा और टी राजा कुमार का ये स्थान लेंगे। फिर किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार ये जीता है? तो देखिए, 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये जीता है महाराष्ट्र ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आपको इसमें ध्यान रखना है कि 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे, वो 10 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में ये पुरस्कार यहाँ पर प्रदान करेंगे। हालांकि हो चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो इसको प्राप्त करेंगे। और किसको मिला है? डेफिनेटली महाराष्ट्र को। किस चीज़ में? सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के फील्ड में। फिर किस राज्य में सड़क संबंधी समस्याओं के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया है? तो देखिए, सड़क संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने सुलझाने के लिए जिस ऐप को लॉन्च किया है उसका नाम है लोकपथ मोबाइल ऐप, दैट इज़ ऑप्शन ये एप्लीकेशन का नाम है। लेकिन इसको लॉन्च किसने किया है अगर हम इसकी बात करें तो इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव ने हाल ही में लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इस डिजिटल प्रोजेक्ट का लक्ष्य लोगों के द्वारा बताई गई सड़क समस्याओं को 7 दिनों के भीतर त्वरित गति से ठीक करना है। और भोपाल राज्य विधानसभा भवन में एक मीडिया कार्यक्रम में इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखिएगा, लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन ऐप बेसिकली किस चीज़ के लिए? सड़क संबंधी समस्याओं को समझने सुलझाने के लिए। और किस राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। फिर झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये बन गए हैं फिर से हेमंत सोरेन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले थे चंपई सोरेन, लेकिन वो अब हट चुके हैं और बन गए हैं कौन? हेमंत सोरेन। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखिएगा।
तो देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता है हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई को तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और इनकी शपथ किसने दिलवाई है? ये दिलवाई है वहाँ के राज्यपाल CB राधाकृष्णन ने। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट पारी या फिर परी, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट परी की बात करें तो ये लॉन्च हुआ है दिल्ली में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आप इस पर ध्यान रखेंगे। और अगर हम परी की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है आपका बेसिकली पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो 46 सेशन है यूनेस्को का, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग का, वो इंडिया में न्यू दिल्ली में होस्ट होगा। तो उसी के प्रोस्पेक्ट में पूरे दिल्ली को यहाँ पर सजाने की बात हुई है, मतलब आर्ट्स वगैरह से। तो वही बेसिकली प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट परी, जो कि लॉन्च हुआ है कहाँ पर? दिल्ली में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, विश्व धरोहर समिति की आगामी 46वीं बैठक के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने, ये मंत्रालय भी आपको याद रखना है, ने नई दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए परियोजना परी यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत की है। और इसमें बेसिकली जो ललित कला अकादमी के द्वारा राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी के सहयोग से इसको इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया जाएगा। तो ध्यान रहेगा, इसमें परी प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ये दिल्ली में। फिर जुलाई 2024 में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन, ये कहाँ पर किया गया है आयोजित? तो अगर हम बात करें बेसिकली प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन, ये हुआ है नई दिल्ली में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है, वो आपको इसमें ध्यान रखना है। कब से कब तक? 4 से लेकर 7 जुलाई 2024 के बीच में इसका ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर किया गया था। तो देखिए, बेसिकली 4 दिवसीय वैश्विक कार्यक्रम नई दिल्ली में हुआ था, 7 जुलाई को समाप्त हो चुका है। नाम है इसका प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता। और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने 4 जुलाई को इसका उद्घाटन किया था। तो ध्यान रहेगा। फिर एक किस कंपनी की चेयरपर्सन, जिसका नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा, को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो देखिए, रोशनी नादर मल्होत्रा है, ये बेसिकली चेयरपर्सन है किस कंपनी की? HCL की। और इन्हें ही रिसेंटली अभी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखेंगे। और जो अवार्ड था या फिर आपकी जो सम्मान था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर, यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो ये बेसिकली फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो आपको पता होना चाहिए। और ये पुरस्कार नई दिल्ली में फ्रांस के निवास पर भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मथो द्वारा प्रदान किया गया। इससे पहले मैंने डिस्कस किया, नरेंद्र मोदी जी को भी मिला था रशिया का, और इस बार ये दूसरा फ्रांस का मिला है किसको? नादर मल्होत्रा, रोशनी नादर मल्होत्रा को, जो कि बेसिकली HCL टेक की चेयरपर्सन है। फिर 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी ये कौन सा शहर करेगा? तो अभी जस्ट मैंने प्रोजेक्ट पारी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि नई दिल्ली को सजाने की बात यहाँ पर हुई थी। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको 46 सेशन ऑफ यूनेस्को, जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन होगा, वो भी डिस्कस किया था। तो आपको पता होना चाहिए, ये होगा आपका नई दिल्ली में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, आपस में ध्यान रखिएगा। तो 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी ये कर रहा है नई दिल्ली। तो देखिए, भारत बेसिकली 21 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में 40वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के सत्र की मेजबानी करेगा। और विश्व धरोहर समिति मानवता के सबसे कीमती सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाती है। फिर हज समिति के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में किसे नामित किया गया है? तो देखिए, हज समिति के लिए बेसिकली जो नोडल एजेंसी या फिर नोडल मिनिस्ट्री यहाँ पर होगी, वो होगी आपकी अल्पसंख्यक मंत्रालय, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आपको इसमें ध्यान रखना है। और किसका स्थान लेंगी? तो वो स्थान लेगी आपका विदेश मंत्रालय का। देखिए, हज समिति में क्या होता है कि हज के लिए लोग जाते हैं बाहर, मक्का मदीना यहाँ पर जाते हैं, तो बेसिकली इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर हो जाता है किसका? विदेश मंत्रालय का। तो अभी जो ये पूरी नोडल एजेंसी यहाँ पर बन जाएगी, तो वो जो विदेश मंत्रालय है उससे हटकर ये मामला चला जाएगा किसके पास में? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मतलब यार बेसिकली आप कह सकते हो अल्पसंख्यक मंत्रालय के पास में ही चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, आपको उसमें ध्यान रखना है। तो जो किरण रिजिजू हैं, उनके नेतृत्व में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों को हज समिति के लिए नोडल एजेंसी या फिर नोडल मिनिस्ट्री यहाँ पर नामित किया गया। और ये किसका स्थान लेंगे या फिर किसका कार्यभार संभालेगा? तो इस कार्यभार संभालेगा विदेश मंत्रालय का।
फिर है नरेंद्र मोदी 41 साल में किस देश का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो बेसिकली 41 साल में ऑस्ट्रिया का दौरा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं कौन? नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। और ओवरऑल ऑस्ट्रिया का दौरा करने वाले ये तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू गए थे ऑस्ट्रिया, और उसके बाद इन्हीं की बेटी जो थी इंदिरा गांधी वो गई थी, और उसके बाद ये थर्ड पीएम बन जाएंगे जो कि ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे, जो कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए 1983 में इंदिरा गांधी की ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह ऑस्ट्रिया की 41 साल के बाद में पहली यात्रा है। और नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनकी आधिकारिक यात्रा उस समय हुई जब दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंधों यानी कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उसकी 75 ईयर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो ध्यान रहेगा ऑस्ट्रिया जो है कंट्री उसी की 41 साल के बाद दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। और ओवरऑल की बात करें तो थर्ड नंबर के प्रधानमंत्री हैं। पहले दो थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरी थी इंदिरा गांधी। फिर किस राज्य में सारस पक्षी की आबादी ये बढ़कर 19,918 ये हो गई है? तो बेसिकली ये उत्तर प्रदेश में हुई है जहाँ पर सारस पक्षी की जो आबादी है वो बढ़कर हो गई है 19,918। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होगा। और अगर हम सारस क्रेन की बात करें तो बेसिकली जो यूपी है उसका जो स्टेट बर्ड है वो भी कौन सा है? तो वो भी आपका सारस क्रेन ही है। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए 10 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के वन विभाग के द्वारा जारी नवीनतम 2024 ग्रीष्मकालीन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो राज्य पक्षी है सारस उसकी कुल आबादी राज्य में बढ़कर हो गई है 19,918, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 396 की वृद्धि यहाँ पर दर्शाता है। तो ध्यान रहेगा यूपी का राज्य पक्षी ये है सारस, और इसी की आबादी अभी यहाँ पर बढ़ गई है कितनी? 19,918। फिर विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात करें तो ये बनता है 11 जुलाई को। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी आपको इसमें ध्यान रखना है कि 11 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है किसी को पीछे ना छोड़े, सभी को गिने, यानी कि लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। और ये पहली बार सेलिब्रेट हुआ था यूएन के द्वारा 1989 में। फिर महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाली खिलाड़ी ये कौन बन गई है? तो हु हैज़ बिकम द प्लेयर टू स्कोर द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट? तो ये बन गई है शेफाली वर्मा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर 12वां विश्व हिंदी सम्मान ये किसे प्रदान किया गया है? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान ये प्रदान किया गया डॉक्टर उषा ठाकुर को। दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान ये प्रदान किया गया, और ये पुरस्कार हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान को मान्यता देता है। तो ध्यान रहेगा डॉक्टर उषा ठाकुर 12वां विश्व हिंदी सम्मान ये उन्हें प्रदान किया गया है। फिर किस प्रख्यात तमिल लेखिका को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया? तो ये नामित किया गया किसको? शिव शंकरी को। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए ये अवार्ड तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नाम ज़रूर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नाम शिव शंकरी आपने ज़रूर सुना होगा। बट अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड इन्हें मिला था अभी रिसेंटली, हाल 2-3 सालों में नाम है इनका, और कौन सा अवार्ड था और कौन से ईयर मिला था, ये आपको मुझे मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। और इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है शिव शंकरी जी का नाम। तो ध्यान रहेगा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार ये मिला है किसको? शिव शंकरी को। फिर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में 5वें पूर्ण सदस्य के रूप में कौन सा देश यहाँ पर शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है बांग्लादेश। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपस में ध्यान रखिएगा। इसमें ऑलरेडी जो मेंबर है वो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस है, और बांग्लादेश पहले ऑब्जर्वर था, अब ये इसका फुल टाइम मेंबर बन चुका है, और ऑब्जर्वर की स्टेटस में अभी तक सेशल्स यहाँ पर बना हुआ है। और इसी के साथ में टोटल 5 मेंबर यहाँ पर हो गए हैं कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में, जिसमें कि इंडिया भी यहाँ पर पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए 10 जुलाई 2024 को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 8वीं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक के दौरान बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर 5वें पूर्ण सदस्य के रूप में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल हुआ, और वर्तमान में अब कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के पूर्ण सदस्य देश हैं कौन कौन से? बांग्लादेश, भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका।
फिर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ये कौन चुने गए हैं? तो देखिए अगर हम बात करें यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट, तो ये चुने गए एंटोनियो कोस्टा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया, और वो किसका स्थान लेंगे? तो वो स्थान लेंगे बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल्स का, और ये अपना पदभार संभालेंगे 1 अक्टूबर 2024 से। फिर T20 वर्ल्ड कप ये किस देश की टीम ने जीता है? तो T20 वर्ल्ड कप आपने ज़रूर देखा होगा या फिर हाइलाइट्स देखी होंगे, कुछ भी आपने ज़रूर सुना तो होगा ही। तो T20 वर्ल्ड कप ये जीता है किसने? अपने प्यारे देश भारत ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके जो पॉइंट्स आपको याद रखना है उसमें कि कब हुआ था, तो 1 जून से 29 जून के बीच में हुआ। वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में ये हुआ था, और अगले वाला जो होगा वो भारत और श्रीलंका में होगा। संस्करण था इसका 9वां। प्रसारक था ICC। विजेता टीम भारत थी जिसके कैप्टन थे रोहित शर्मा। उप विजेता टीम थी यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका जिसके कैप्टन थे एडम मार्क्रम। मैन ऑफ द सीरीज या फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली। सर्वाधिक रन यहाँ पर अफगानिस्तान के एक खिलाड़ी हैं रहमानुल्लाह गुरबाज ने बनाए हैं, और सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं अर्शदीप सिंह जो कि भारत से हैं, और साथ ही में फजलक फारूकी जो कि अफगानिस्तान से हैं, जिन्होंने दोनों ने लिए हैं कितने? 17 विकेट। तो ध्यान रहेगा किसने जीता है? इंडिया ने जीता है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला संस्करण जो होगा वो इंडिया और श्रीलंका में होगा, जो कि 2026 में होना है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की बात करें तो ये मनता है 1 जुलाई को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इस दिन की शुरुआत हुई थी महान डॉक्टर की याद में जिनका नाम था डॉक्टर बिधान चंद्र राय, ठीक है, जो कि बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। फिर भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 35वें विदेश सचिव यानी कि 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं विक्रम मिस्री, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि विक्रम मिस्री ये बन गए हैं भारत के 35वें विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे विनय मोहन क्वात्रा का। नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका साल अभी एक्सटेंड किया गया था कुछ टाइम पीरियड, लेकिन अब ये रिप्लेस हो चुके हैं किनसे? विक्रम मिस्री से। फिर 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब ये किसने जीता है? तो देखिए 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब ये अपने नाम किया विश्वनाथ आनंद ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। आपस में ध्यान रखेंगे कि पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन है भारत के विश्वनाथ आनंद ने 10वीं बार लियोन मास्टर शतरंज प्रतियोगिता यहाँ पर जीती है, और 5 बार के विश्व चैंपियन इससे पहले ऑलरेडी 1996 में, 99 में, 2000 में, 2001, 5, 6, 7, 11, 2016 और फिर 2024 में लियोन मास्टर्स का खिताब ये अपने नाम कर चुके हैं। तो ध्यान रहेगा 10वीं बार इन्होंने जीता है, नाम है इनका विश्वनाथ आनंद। फिर महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव ये कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के पदभार के रूप में किसने संभाला है? तो ये संभाला है किसने? नाम है सुजाता सोनिक, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि सुजाता सोनिक जो बेसिकली बन गई है महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ पर किया जाएगा? तो देखिए अगर हम बात करें ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 तो इसका आयोजन ये होगा नई दिल्ली में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 ये 3 से 4 जुलाई को नई दिल्ली में हुआ है, और इसमें बेसिकली AI विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधि इन सभी ने पार्टिसिपेट किया, और ये बेसिकली जो भारत का GPAI है उसको आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार यहाँ पर साबित होगा। फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद में किस भारतीय ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बेसिकली देखिए अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ जिसमें भारत विजय रहा, उसके बाद में T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने और उसके बाद रविंद्र जडेजा ने यहाँ पर संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है? तो फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच ये जीता है किसने? सूर्य कुमार यादव ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया है? तो किसान सम्मान निधि का शुभारंभ ये बेसिकली किया है राजस्थान ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है।
तो देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक की कृषि उपज मंडी में आयोजित एक समारोह में राज्य सरकार के मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया और राज्य के पात्र किसानों को राज्य योजना के तहत लाभ के साथ साथ पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा 6,000 रुपये का भुगतान भी यहाँ पर मिलेगा। फिर प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बना है? तो प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क देश का दूसरा सैन्य स्टेशन ये बना है जयपुर सैन्य स्टेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और इससे पहले जो स्टेशन था सैन्य स्टेशन वो था आपका नारंगी मिलिट्री स्टेशन यानी कि नारंगी सैन्य स्टेशन, जो कि 2019 में असम के गुवाहाटी में ये बना था। ये था भारत का पहला प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला सैन्य स्टेशन। फिर 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो देखिए, अगर हम बात करें 30वें नंबर के आर्मी चीफ, तो ये बन गए उपेंद्र त्रिवेदी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने स्थान लिया जनरल मनोज पांडे का, जो कि लगभग 4 दशक के बाद में अपने शानदार करियर से रिटायर हो चुके हैं। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एंडोस्टर यहाँ पर बनाया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो उसने अपना ब्रांड एंडोस्टर ये बनाया है किसको? सुमित नागल को। तो ऑप्शन नंबर बी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत संसदीय प्रतिनिधि का नेतृत्व करेंगे? तो जो ओम बिरला है, जो कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, 18वीं लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो उसमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगे कौन? ओम बिरला। और ये कहाँ पर होगा ब्रिक्स संसदीय मंच? ये होगा बेसिकली कहाँ पर? तो आपको पता होना चाहिए रशिया में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे और प्रतिनिधि मंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा सदस्य शंभू शरण पटेल, लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी यहाँ पर शामिल होंगे। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। कहाँ पर होगा? ये होगा रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। फिर उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव ये नियुक्त हुए हैं मनोज कुमार सिंह, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर दक्षिण एशिया के सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना ये किस राज्य में की जाएगी? तो ये होगी बेसिकली महाराष्ट्र में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, एयर इंडिया महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ये स्थापित करेगी और ये बेसिकली जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये भारत में उपलब्ध पायलट प्रशिक्षण क्षमता को मजबूत करेगा। फिर है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान, तो ये है 63rd, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और इसमें पहले स्थान पर है स्वीडन, फिर आता है डेनमार्क एंड देन फिनलैंड और इंडिया आता है इसमें 63rd नंबर पर। फिर है आरसीबी ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटर यहाँ पर नियुक्त किया है? तो ये क्या है? दिनेश कार्तिक को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर है विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 2 जुलाई को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, हर साल 2 जुलाई को मनाते हैं विश्व खेल पत्रकार दिवस, जिसका मुख्य उद्देश्य है खेल पत्रकारों के योगदान को मान्यता देना और उनके काम की सराहना करना। फिर है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो 2026 में होगा वो कहाँ पर होगा? जैसे मैंने पहले मेंशन किया, ये होगा भारत और श्रीलंका के बीच में, मतलब ये दोनों कंट्री वहाँ पे होस्ट करेगी, मतलब श्रीलंका और इंडिया में होगा आपका नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप 2026 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर एसबीआई के अगले चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति की जाएगी? तो अभी यहाँ पर नाम आए किसका? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी का। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में कौन है एसबीआई के चेयरमैन? तो वो है दिनेश कुमार खारा, लेकिन इनको रिप्लेस करेंगे आगे चल के कौन? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। अभी इनके नाम को सिर्फ यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है, अभी रिसेंटली, मतलब अभी अपॉइंट नहीं हुए हैं। जब अपॉइंट होंगे तब हम फर्दर इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ध्यान रहेगा, नाम शेट्टी करके आप याद रख सकते हैं, एसबीआई के अगले चेयरमैन। फिर है पुरुषों के T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप पर कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं हार्दिक पांड्या, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, भारत के T20 इंटरनेशनल विश्व कप के जीत के बाद में हार्दिक पांड्या पुरुष ऑलराउंडर की T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं और ऐसा पहली बार हुआ जब किसी भारतीय ऑलराउंडर ने ये उपलब्धि अपने नाम की है। तो ध्यान रहेगा, पुरुषों के T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप पर अब पहुँच गए हैं हार्दिक पांड्या।
इसके अलावा देखिए रिसेंटली हमारी ई बुक्स लॉन्च हुई है जनवरी से जून तक की, जिसको कि आप परचेज़ कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अदरवाइज़ आप हमें वेबसाइट पे जा सकते हैं डायरेक्टली www.ravibooks.pdf.com। इसके अलावा अलग से जून मंथ की PDF भी यहाँ पर अवेलेबल हो गई है, जिसने ऑलरेडी जनवरी से लेकर मई तक का ऑलरेडी परचेज़ कर रखा है, तो वो सिंपल जून का परचेज़ कर सकता है। और करंट अफेयर के लिए बहुत बेस्ट बुक ये अवेलेबल है आपके लिए, जिसमें हमने सारा पूरा कंपाइल करके यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा पॉलिटी की PDF है रवि सर की, जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें पूरे मोर देन 5555 क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद में आपका जो पॉलिटी है वो आपकी पूरी अच्छे से कवर हो जाएगी, तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है भूपेंद्र सिंह रावत का निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो एक जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी भूपेंद्र सिंह रावत का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, और वो अपनी तेज रफ्तार के लिए स्कूटर के नाम से भी मशहूर थे, तो ध्यान रहेगा। फिर पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार ये किसे मिला? तो पहला की सरस्वती अम्मा पुरस्कार ये मिला है पी गीता को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो पी गीता को MT वासुदेवन नायर की पटकथाओं पर आधारित उनकी कृति आन थचुकल के लिए विंग्स केरल की ओर से पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है मैत्री, इसका आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? तो ये हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए भारतीय सेना की टुकड़ी थाईलैंड के ताक प्रांत के फोर्ट वाची प्रकरण में 1 से 15 जुलाई तक आयोजित किए जा रहे भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण में भाग ले रही है। तो ध्यान रहेगा भारत और थाईलैंड के बीच में हो रहा है कौन सा एक्सरसाइज? ये है आपकी मैत्री। किस देश ने यूरोपीय संसद परिषद की जो अध्यक्षता है वो संभाली है? तो बेसिकली देखिए अगर हम बात करें हंगरी देश ने अभी यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता को संभाला है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए हंगरी ने 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की रोटेटिंग अध्यक्षता संभाली है, और हंगरी के यूरोपीय संघ मामलों के मंत्री जिनका नाम है जानोस बोका ने इसकी जानकारी यहाँ पर प्रदान की है। तो ध्यान रखिएगा यूरोपीय संघ परिषद की जो अध्यक्षता है वो की है किसने? हंगरी ने। फिर डिक शूफ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो डिक शूफ की बात करें तो वो रिसेंटली नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें ध्यान रखना। और उन्होंने स्थान लिया है किसका? मार्क रूट का। मार्क रूट वहीं जिन्हें अभी हाल ही में नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। डीक सूफ ये बने हैं न्यूजीलैंड के नए नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री, और इनका स्थान मतलब ये किसका स्थान लेंगे? तो इन्होंने स्थान लिया है मार्क रूट का, जो कि बन गए हैं नाटो के महासचिव। फिर निर्माण पोर्टल का शुभारंभ ये किसने किया है? तो देखिए निर्माण पोर्टल की बात करें तो इसका शुभारंभ किया है किसने? जी किशन रेड्डी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आपको इसमें ध्यान रखना है। तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया, और इसका माध्यम से जो UPSC के योग्य उम्मीदवार हैं उनको 1 लाख रुपए की सहायता यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा निर्माण पोर्टल इज़ फॉर UPSC स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई द प्रीलिम्स आई थिंक, और इसको लॉन्च किसने किया है? तो ये किया जी किशन रेड्डी ने। फिर भारत ने किस देश के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है नॉर्मेडिक एलिफेंट ये शुरू किया है? तो देखिए नॉर्मेडिक एलिफेंट की बात करें तो इसको शुरू किया है किसने? भारत और मंगोलिया ने, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है नॉर्मेडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण की शुरुआत ये 3 जुलाई से अमरोई मेघालय में हुई है। तो ध्यान रखिएगा भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच में ये हो रहा है नॉर्मेडिक एलिफेंट, 16वां संस्करण है, उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया। फिर संघाई सहयोग संगठन के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो देखिए SCO की मीटिंग अभी हुई थी जिसमें भारत की ओर से रिप्रेजेंट किया था किसने? एस जयशंकर ने, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, और उसी में ही क्या हुआ है कि 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में अभी मान्यता किसको मिल गई है? बेलारूस को। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक जो हुई है 4 जुलाई को हुई है, जिसमें कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में ये हुई है, और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति जो हैं कासिम जमातोव तोकायव उन्होंने इस शिखर की मेजबानी की, और भारत को रिप्रेजेंट किया है एस जयशंकर ने। और इसमें अगर हम बात करें कि 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किसको किया है? बेलारूस को।
फिर है दुनिया की पहली कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन का अनावरण ये कहाँ पर किया है? तो ये हुआ है चाइना में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर है नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल किस देश ने शुरू किया? तो ये किया है जापान ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए एक प्रमुख जालसाजी व धोखाधड़ी विरोधी उपाय के रूप में 3 जुलाई को जापान ने बैंक नोट यहाँ पर जारी किए हैं और इसमें त्रिआयामी यानी 3D होलोग्राम तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जो कि किसी भी देश की मुद्रा पर पहला प्रयोग है। यह 20 वर्षों में बैंक नोटों का पहला यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। फिर 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा शाहरुख खान को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष ये बने हैं डॉक्टर BN गंगाधर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये हुआ है कजाकिस्तान में, और कजाकिस्तान में भी कहाँ पर? अस्ताना में। और इसी में ही अभी हमने बताया बेलारूस बेसिकली इसमें 10th मेंबर यहाँ पर बना है और इंडिया को रिप्रेजेंट किया किसने? विदेश मंत्री S जयशंकर ने। फिर किस विश्वविद्यालय ने भगवत गीता पर पाठ्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है? तो ये किया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको हम शॉर्ट में इग्नू के नाम से जानते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक यानी कि MD और CEO ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। हालांकि ये पहले भी थे लेकिन इनका जो टर्म है वो एक्सटेंड कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें ध्यान रखना है। LIC की बात करें, स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में, मुख्यालय इसका मुंबई में है। फिर 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी किस देश में खेली जाएगी? तो 2025 में जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी है वो खेली जाएगी पाकिस्तान में। हालांकि इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, इस पर अभी कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन ध्यान रखिएगा चैंपियंस ट्रॉफी ये जीती है, ये खेली जाएगी 2025 में पाकिस्तान में। फिर ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए ईरान की अगर हम बात करें तो इसके राष्ट्रपति ये बन गए हैं मसूद पेजेस्कियान, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए अभी ईरान के जो राजनेता थे इब्राहिम रईसी, तो उनका बेसिकली 2024 में हेलीकॉप्टर के क्रैश में मतलब बेसिकली निधन हो गया था। तो उसी के बाद में अभी जो वहाँ के नए राष्ट्रपति बन गए हैं वो बन गए हैं मसूद पेजेस्कियान। फिर मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार 2024 में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर ये कौन सा बना है? तो प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर ये बना है हांगकांग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार 2024 में हांगकांग प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है, और सिंगापुर दूसरे स्थान पर आता है और तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड का ज़ुरिख। फिर संपूर्णता अभियान ने किसने शुरू किया? तो संपूर्णता अभियान की बात करें तो इसकी शुरुआत की है नीति आयोग ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए नीति आयोग ने देश भर के महत्वाकांक्षी जिलों और महत्वाकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतों को प्राप्त करने के लिए 30 सितंबर तक चलने वाले 3 महीने लंबा एक संपूर्णता अभियान यहाँ पर शुरू किया। अगर आपसे कोई पूछे कि संपूर्णता अभियान का संबंध ये किससे है, तो इसका संबंध आपको बताना है नीति आयोग से है। नीति आयोग की बात करें, फॉर्मेशन इसकी हुई थी 2015 में। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था लेकिन प्लानिंग कमीशन अब नहीं रहा, उसकी जगह पर आया था नीति आयोग, जिसके चेयरमैन होते हैं कौन? देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी एट प्रेजेंट हैं। CEO की बात करें तो यह है BVR सुब्रमण्यम, और वाइस चेयरमैन की अगर हम बात करें तो उनका नाम है क्या? सुमन बेरी। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नए जो चीफ जस्टिस हैं वो बन गए हैं जस्टिस सील नागू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी इस पुस्तक के लेखक है पीयूष पांडे, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में जो पदभार संभाला है वो संभाला है NS राजा सुब्रमणी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए लेफ्टिनेंट जनरल SS राजा सुब्रमणी ने जुलाई 2024 को सेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है, और उपेंद्र त्रिवेदी की बात करें तो ये बन गए हैं अभी आर्मी चीफ।
अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की बात करें तो ये बने हैं कीर स्टारमर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। पहले थे ऋषि सुनक जो कि अभी इनकी पार्टी हार गई थी, तो उसके बाद में जो वहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बन गए हैं कौन, कीर स्टारमर। और बेसिकली लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं और जो ऋषि सुनक थे वो बिलोंग करते थे कंजर्वेटिव पार्टी से। फिर त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम इज में कौन सा देश यहाँ पर शामिल नहीं है। तो इसमें भारत शामिल नहीं है क्योंकि इसमें साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान ये तीनों ही शामिल है, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने 27 से 29 जून 2024 तक अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज ये आयोजित किया और ये अभ्यास दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू में शुरू हुआ है। ध्यान रखिएगा फ्रीडम एज ये है दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान। फिर 2024 पुरुष एशियंस बिलियार्ड चैंपियनशिप का खिताब ये किसने जीता है। तो ये जीता है ध्रुव सितवाला ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। आप इसमें ध्यान रखिएगा कि ध्रुव सितवाला ने बेसिकली 2024 पुरुष एशियन बिलियार्ड्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और इन्होंने बेसिकली पंकज आडवाणी को हराकर ये खिताब अपने नाम किया, जो कि हुए हैं कब से कब तक, सऊदी अरब के रियाद में 27 जून से लेकर 5 जुलाई 2024 तक इनका आयोजन किया गया था। फिर आईसीसी के द्वारा जून महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ ये किसे चुना गया। तो ये चुने गए हैं जसप्रीत बुमराह और साथ ही में स्मृति मंधाना। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है। तो मसाला बोर्ड ने बेसिकली एआई उपकरण विकसित करने के लिए एनआईसी इसके साथ में समझौता किया। एनआईसी यानी कि आपका राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, तो इसमें यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जो आपका राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है और भारतीय मसाला बोर्ड ने सिक्किम में बड़ी इलायची योगों का पता लगाने के लिए एआई उपकरण विकसित करने हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 से किस देश में संपन्न हुई है। तो ये बेसिकली संपन्न हुई है मलेशिया में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024 ये मलेशिया के जोहार में संपन्न हुई और मिश्रित युगल फाइनल में अभय सिंह और जोसन्ना चिनप्पा की भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की है। और साथ में पुरुष युगल की बात करें तो अभय सिंह और बेलावान सेंथिल कुमार ने यहाँ पर जीत हासिल की है। फिर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो ये बेसिकली हुआ है कहाँ पर, तो आपको मालूम होगा ये हुआ है रशिया में, दैट इज ऑप्शन नंबर और बी यानी कि रशिया के मॉस्को में। ऑप्शन नंबर बी। तो प्रधानमंत्री 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉस्को पहुंचे हैं और वहां पर इनका जो स्वागत है वो वहां के प्रथम उप मंत्री श्री डेनिस मंडरोव ने किया। ये आपको ध्यान रखना है। फिर ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 से किसने जीती है। तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ये झारखंड के रांची में होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए रांची में विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय ये स्थापित किया जाएगा। और शिक्षा मंत्री चंपे सोरेन ने शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए यहाँ पर कई सारी एडवाइजरी भी जारी की है और ये पहला जो जनजातीय विश्वविद्यालय है पूर्वी भारत का ये कहाँ पर खुलेगा, झारखंड के रांची में। फिर 2024-25 के लिए कार्यकाल के लिए न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो ये चुने गए हैं रजत शर्मा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर 16 वर्ष की आयु में यूरो में गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी तो ये कौन बने हैं। तो अगर सबसे कम उम्र की बात करें जिसने गोल किया है वो है लामिन यामल, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर मलाला दिवस कब मनाया गया है। तो मलाला दिवस की बात करें तो ये मना है 12 जुलाई को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए हर साल 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई के जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस यहाँ पर मनाते हैं। और 2013 में यूएन ने महिला शिक्षा की वकालत करने वाली युवा महिला को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में नामित किया था। फिर किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो इनका संबंध है कौन से देश से। तो ये है बेसिकली इंग्लैंड से, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
फिर केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया? तो ये लिया है 25 जून को। अब ये क्यों लिया है? क्योंकि 25 जून को इंदिरा गांधी ने यहाँ पर इमरजेंसी लगाई थी, जिसको लेके भारत सरकार का मानना है कि वो संविधान हत्या दिवस था। तो उसी के उपलक्ष्य में 25 जून को बेसिकली संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने को लेकर भारत सरकार की ओर से एक अधिसूचना यहाँ पर जारी कर दी गई है। फिर नाटो महासचिव का नाम क्या है जिन्हें अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये दिया गया? तो इनका नाम है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में यहाँ चुना गया है नागालैंड को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, नागालैंड की बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में यहाँ पर चुना गया, और ये पुरस्कार राज्य को बागवानी विकास के लिए नवीन कार्यक्रम और नीतियों को शुरू करने में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस गुरमीत सिंह किस राज्य का नया मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर नियुक्त किया गया है? तो ये बेसिकली हुए मध्य प्रदेश के, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो मध्य प्रदेश के जो जस्टिस गुरमीत सिंह है वो बन गए हैं अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के क्या, चीफ जस्टिस। तो ऑप्शन नंबर डी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है? तो कोपा अमेरिका की बात करें तो इसका खिताब ये रिसेंटली जीत लिया अर्जेंटीना ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, 15 जुलाई 2024 को यूएसए के शहर मियामी में स्थित हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए 48वें कोपा अमेरिका के फाइनल में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर अपना 16वां कोपा अमेरिका फुटबॉल खिताब यहाँ पर जीत लिया है। फिर यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? ये जीता है स्पेन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो स्पेन की जो पुरुष फुटबॉल टीम है जिसे ला रोजा के नाम से भी हम जानते हैं, वो 14 जुलाई 2024 को बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर उन्होंने चौथी बार UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप या फिर यूरो कप यहाँ पर जीत लिया है। फिर नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं KP शर्मा ओली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर विंबलडन महिला एकल 2024 का खिताब ये जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपस में ध्यान रखिएगा। तो ये बिलोंग करती हैं चेक रिपब्लिक से, और इन्होंने किसे हराया? तो इन्होंने जैस्मीन पाउलिनी को यहाँ पर हराया है। और वहीं पुरुष एकल की बात करें तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि बिलोंग करते हैं कौन सी कंट्री से? स्पेन से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने किसे हराया? तो इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को, जो कि 7 बार के चैंपियन हैं। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब ये किसने जीता है? ये जीता है इंडिया ने, किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर, ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान को फाइनल में यहाँ पर 5 विकेट से हराया है। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस शहर ने एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है? तो ये इंदौर की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक असम के उदलगुड़ी जिले में गत वर्ष 13 और 14 सितंबर के बीच में 24 घंटे में 9,26,000 पौधे लगाए गए थे, लेकिन इस बार का रिकॉर्ड ये हुआ इंदौर में, जब 14 जुलाई 2024 को 12 लाख से ज़्यादा पौधे यहाँ पर रोककर ये जो रिकॉर्ड था पिछले वाला, ये यहाँ पर तोड़ दिया है। फिर 100 मिलियन से अधिक फॉलोवर्स के साथ में एक्स यानी कि ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता ये बन गए नरेंद्र मोदी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपस में ध्यान रखिएगा। फिर कौन सा राज्य पहले विश्व ऑडियो विजुअल्स और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा कौन सा? गोवा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, भारत जो है वो 20 से 24 नवंबर 2024 तक गोवा में पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, और इसकी घोषणा बेसिकली केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में की थी। फिर पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो ये कहाँ पर रखी है? तो आपको मालूम होगा, ये बेसिकली रखी है कहाँ पर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, पीएम मोदी ने मुंबई में भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी सुरंग परियोजना की नींव रखी है। मुंबई महानगर क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा संचालित 16,000 करोड़ रुपए की थाने बोरीवली ट्विन टनल परियोजना की शुरुआत यहाँ पर होगी, और जिसमें 1 घंटे से घटाकर केवल 12 मिनट यहाँ पर कर दी जाएगी। मेरे चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति ये बन गए हैं पॉल कागामे, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो
तो देखिए, रवांडा के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रपति पॉल कागामे ने 99% वोट हासिल करके चौथी बार ये खिताब अपने नाम कर लिया है और ये अगले 5 साल के लिए फिर से यहाँ पर चुने गए हैं। तो ये थे आपके टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस ऑफ जुलाई। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब लास्ट में हम एक और वीडियो डिस्कस करें, इसमें हम फर्दर 150 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि होंगे आपके जुलाई मंथ के, जो कि वीडियो आपकी आएगी मंथ के एंड में। ठीक है, अब आता है टर्न टेस्ट का। इसके बीच में जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे उनका आंसर आप कमेंट करके दोगे। और टेस्ट का पहला सवाल है आपका कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। और अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा पीडीएफ में आपको ऑलरेडी बता चुकी, आप इनको परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.ravibookspdf.com यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आपको सभी पीडीएफ की जो भी लिंक्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल होती है। क्विक रिवीजन हम वहाँ पर कराते हैं, स्टैटिक पोर्शन भी हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन आपको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर का क्विजेस देखने के लिए मिलेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और जो वेबसाइट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जहाँ पर आप सभी लेटेस्ट ई बुक की पीडीएफ को देख सकते हैं, वो है आपकी कौन सी, रवि बुक्स पीडीएफ के नाम से। तो इसको भी आप विजिट ज़रूर कीजिएगा, सभी लिंक्स आपको एक जगह पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।